फेसबुक लाइव में आज पुनः सभी का स्वागत है। सभी लोग आठ बजे प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन हो जाया करें और फेसबुक लाइव का ये प्रसारण कार्यक्रम देखें और लोगों को दिखाएं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। न्याय की जानकारी ही न्याय की स्थापना का मूल मंत्र है। न्याय को जो समझता है वो जी भी सकता है। आज 17 जुलाई 2022 दिन रविवार का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम आज एक विशेष विषय पर आयोजित है और वो विषय है, सम्राट जी ने रखा है इसे। सम्राट लिखते हैं कि श्रीलंका की वर्तमान स्थिति पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पूर्व में भी कई अन्य राष्ट्रों के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक ढांचों को इसी तरह ढहते देखा गया है। क्या शोषक और शोषित इन दो वर्गों में बटे समाज की अंतिम परिणति यही होती है? यदि ऐसा है तो भविष्य में समूचे विश्व की वर्तमान श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाना अवश्यम भावी लगता है। इससे बचने का क्या मार्ग है? सम्राट जी न्याय धर्म सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ये प्रश्न राजनीतिक दृष्टि से उठाया है। राजनीति का अभिप्राय कूटनीति नहीं है, तो यह राजनैतिक प्रश्न है, ना कि कूटनैतिक कोई विचारधारा। तो एक न्यायोचित समाधान जानने की दृष्टि से ये बात उठाई गई है। स्पष्ट है वर्तमान श्रीलंका में आप देख रहे हैं कि वहां पर सरकार चरमरा गई है, राष्ट्रपति भाग गए हैं, अन्य नेताओं के भी भाग खड़े होने की संभावना बनी है, पूरी सरकार संकट में है। वहां आर्मी और पुलिस को कोई कमांड देने वाला नहीं बचा है। जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई है, उनके स्विमिंग पूल में कूद कूद के नहा रही है पब्लिक, उनके किचन में घुस के लोग खाना बना रहे हैं अपनी मर्जी का, बच्चे कैरम खेल रहे हैं अंदर घुस के। सारी प्रजा अपने राष्ट्रपति भवन यानी कि अपने बाप के घर में एंजॉय कर रही है और राजमहल का आनंद ले रही है। चारों तरफ अफरा तफरी है। श्रीलंका की जनता अपने बच्चों को नाश्ता सुबह खिलाना पड़ेगा, इस डर से दोपहर 12 बजे तक सुला रहे हैं ताकि सीधे एन प्रकार लंच की व्यवस्था करके उनको दे दी जाए।
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ हजारों रुपए किलोग्राम दाल सब्जी पहुंच रहा है। इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब कैसे खाना खाएंगे लोग महीने भर? जिनकी तनख्वाही 2-4 हज़ार रुपये होगी वो क्या करते होंगे? तो ये बड़ा विचार का विषय है कि सामान इतना महंगा, श्रम इतना सस्ता कैसे हुआ। आइए इस पर निष्पक्ष भाव से विचार करके देखें। मूर्ख और धूर्त कभी निष्पक्ष नहीं हो पाते, लेकिन वास्तव में इस श्रमिकों या नागरिकों के लिए जो ये दुर्गमता श्रीलंका में उत्पन्न हुई है, ऐसे भी किसी अन्य राष्ट्र वेनेजुएला या समथिंग किसी राष्ट्र में, अन्य भी कई राष्ट्रों में इस तरह से देखने को मिला है। तो एक गंभीर परिस्थिति है, आर्थिक संरचनात्मक ढांचे का पूरी तरह से ढह जाना, चरमरा जाना, जहां लोगों को खाना पीना जीना, कपड़े, रोटी कपड़ा मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़े, वो भी उनके लिए दुर्गम हो जाए, दुर्लभ हो जाए। ऐसी स्थिति में ये समाज कैसे फंस गया, कोई राष्ट्र कैसे फंस गया, ये निश्चित रूप से किसी भी चिंतनशील प्रबुद्ध व्यक्ति का इस पर ध्यान जाएगा, वो सोचेगा कि ऐसा क्यों हो गया। बाकी सब अखबार आपको कभी इसकी कोई सही जानकारी नहीं देगा, कोई तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या राजनैतिक जो पार्टियां हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, तथाकथित विद्वान समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं, वे सब आपको कभी कोई सही बात जानकारी नहीं होने देते। और उसका रीजन ये है कि वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे रहते हैं, तो सभी अपने अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, उत्साही रहते हैं, लिप्त रहते हैं। ऐसी दशा में वो आपको कोई भी मौलिक या वास्तविक जानकारी देने की स्थिति में अपने आप को नहीं पाते। अभी इसमें हमने एक लाइन कही कि वहां पर वस्तुओं का मूल्य और श्रम का मूल्य, दो बातें उसमें। श्रम का मूल्य कम हुआ होगा तभी तो ये महंगा लग रहा है। दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ आपको कोई चीज तब लगेगी जबकि आप मान लीजिए कि आप 5,000 रुपए कमाते हो महीने में और 5,000 रुपए का एक समोसा मिलने लगे, तो वो 5,000 रुपए जो महीने भर की किसी की मजबूरी है, वेतन है, सैलरी है, तो क्या वो एक समोसे में खत्म हो जाए? दूसरी बात यह है, महीने भर क्या खाएगा अगर एक समोसा ले लिया तो? वो तो एक दिन के लिए भी नहीं है, तो चलो नाश्ता कर लेगा एक समोसे का। अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए, अभी किसी कंट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि वहां पे 10 लाख रुपए का आधा किलो चावल मिल रहा है, तो ये इकोनॉमी कैसे ध्वस्त हो गई भाई? विचार करके देखो। तो इसमें इन दोनों बातों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। आप नॉर्मली इस पर ख्याल नहीं करते, आप तो कहेंगे मार्केट में महंगाई ये है वो, ऐसी बातें आप करेंगे। सच बात ये है कि इसमें महंगाई का कोई चक्कर नहीं है। अगर वस्तु महंगी हो गई है तो महंगाई में श्रम को भी महंगा हो जाना चाहिए, और अगर दोनों
पैरेलल समान रूप से महंगे हो रहे हों तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जिस औसत में मार्केट प्राइस जो इंडेक्स है वो जिस औसत से बढ़ रहा हो, अगर उसी औसत से सैलरी बढ़ रही हो तो ये इसमें कोई मार्केट क्रैश होगा या कोई राष्ट्र क्रैश हो जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो जाएगी, ये कोई चर्चा का विषय नहीं बन पाएगा। दोनों ही अगर पैसे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का कोई कंट्राडिक्शन है, इसे समझना होगा। किस चीज को? श्रम का मूल्य और वस्तुओं का मूल्य। एक श्रमिक जो वेतन प्राप्त करता है किससे? अपनी क्रय शक्ति उत्पन्न करने, बाजार में जाके कोई सामान खरीद सके, सब्जी खरीद सके, चावल खरीद सके, चप्पल खरीद सके, जूते खरीद सके, कपड़े खरीद सके, चाय खरीद सके, समोसा खरीद सके, मिठाई खरीद सके, अदर बाजार की सभी वस्तुएं वो हस्तगत कर सके, इसी की जो पूर्ति करने वाला है वो ये मौद्रिक धन है, जो वेतन के माध्यम से, मजदूरी के माध्यम से, पारिश्रमिक के माध्यम से, सैलरी के माध्यम से, भत्ते के माध्यम से उसको मिलना। क्या है उसकी उपयोगिता? कि वो कुछ परचेज कर सके, क्रय सके, कर सके, उसे घर ला सके, अपने घर में जो जरूरत की चीजें हैं लाके रख सके, बाल बच्चे पाल सके, अपना घर चला सके, सुकून से रह सके। अन्य कोई उपयोगिता है तो बताओ? रोटी, कपड़ा, मकान सब हस्तगत कर सके, मौलिक जरूरतें अपनी पूरी कर सके, बिजली का बिल पटा सके, दूध का बिल पटा सके, सब पानी का बिल पटा सके, बच्चे का जन्मदिन मना सके, अपना मैरिज एनिवर्सरी मना सके, व्रत त्योहार मना सके, अन्य कोई उपयोगिता नहीं है। तो श्रमिक को ये जो दिया जाता है वो परचेजिंग पावर के रूप में उसके पर्स में काम आता है, उसकी जेब में परचेजिंग पावर का रूप ले लेता है। इसलिए कि वो कुछ परचेज कर सके बाजार से। तो इसका संबंध दोनों का सीधा जुड़ा हुआ है इसके मजदूरी, वेतन आदि का वस्तुओं के मूल्य से। इसी की पूर्ति के लिए इसी में जाना है, मतलब खर्च इसी में होना है। अब सवाल ये उठता है कि ये अचानक ये क्राइसिस का कारण क्या है कि वस्तुओं और जो परचेज किए जाने वाली चीजें हैं उसके मजदूरी और वेतन के अनुपात में कुछ परिवर्तन आ गया, ये न्यून सिद्ध होने लग गया। मजदूरी या वेतन न्यून सिद्ध होने लग गया तो उसको बाजार में हर चीज महंगी लगने लग गई। अगर उसी अनुपात में मौद्रिक संतुलन बना रहता तो इसको कुछ दूसरी फीलिंग ही नहीं होती। अगर मान लीजिए कि 50% मार्केट प्राइस बढ़ा तो 50% इसकी सैलरी बढ़ गई होती। 100% मार्केट प्राइस चीजों का बढ़ा एवरेज, तो एवरेज सैलरी इसकी 100% बढ़ जानी चाहिए थी। अगर बाजार में जो चीज 1 रुपए की मिलती थी 2 रुपए की मिलने लगी, 100 रुपए वाली 200 रुपए की हो गई, तो इसकी सैलरी अगर 10,000 मिल रही थी और 20,000 मिलने लगती तो ये इस तरह का चिंतन ही नहीं करता। इसका मतलब इसके दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया।
मतलब द पेड अमाउंट इज समथिंग डिफरेंट इन कंपैरिजन विथ मार्केट प्राइसेस ऑफ परचेजेबल थिंग्स, जो कुछ भी इसे परचेज करना। अगर दोनों के बीच में संतुलन होता तो ये कोई क्राइसिस नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही बात है तो ये टीवी पे डिबेट क्यों नहीं हो रही है, इसके संतुलन की चर्चा क्यों नहीं हो रही? कोई डिबेट आपने सुना अब तक टेलीविजन में इस बारे में? हाँ, मंदी की डिबेट है, महंगाई की डिबेट है, ये सब सुन रहे होगे, अखबारों में पढ़ रहे होगे, टीवी डिबेट में सुन रहे होगे, विद्वानों को चर्चा करते सुन रहे होगे, लेकिन ये डिस्कशन इन दोनों के बीच के संतुलन वाला ये कहीं भी आयोजन नहीं होगा। सभी चैनल इस पर शांत रहेंगे, सभी राजनीतिक नेता इस पर शांत रहेंगे, समाज सेवी इस पर शांत रहेंगे, अर्थशास्त्री इस पर मौन रहेंगे। इस डिबेट की बात नहीं होगी, जबकि आप कोई भी प्रबुद्ध वर्ग इसे समझ सकता है कि ये जो क्राइसिस श्रीलंका जैसे देशों में आता है, और अक्सर कई देशों में आ जाता है, जिम्बाब्वे से गुजर चुका है, ग्रीस इससे गुजर चुका है, कई कंट्री इससे गुजरते रहते हैं। जब ग्रीस का इस तरह से फेलियर हुआ था तो वहां भी कचरे में खाना वहां की प्रजा बन रही थी, नागरिक वहां के कचरे के डब्बों में खाना ढूंढते नजर आए थे, बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू परचेज देयर रिक्वायर्ड थिंग्स। नहीं है जेब बिलाव करना, तो कैसे ये घाट माइनस में चला गया जी जनता का। इन दोनों के बीच का संतुलन बिगड़ गया। इनके बीच का जो वस्तुओं का मूल्य है बाजार में, उसके पैरेलल श्रम का मूल्य, पेड सैलरीज, उनके कंपेयर में माइनस हो गया। वस्तुओं का रेट बढ़ा। अब ये सोच के बताएं कि वस्तुओं का रेट बढ़े और इसका रेट ना बढ़े, इसका क्या कारण? जब आप इस पर विचार करेंगे तब आपको पता चलेगा कि श्रमिकों को प्राप्त होने वाली जो राशि होती है, नागरिक सभी श्रमिक हैं, नागरिक सभी श्रमिक हैं, ऐसा समझ लें, सब कमा खा रहे हैं, किसी न किसी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। 95 से 99% तक लोग कमा के खाते हैं, 1 से 5% चोरी चक्के हो सकते हैं, जो दूसरे का गबन करके, छीन के, भ्रष्टाचार करके, घूस लेके, धोखाधड़ी करके, ब्याज के रूप में, किराए के रूप में, फर्जी लाभ के रूप में, फर्जी अदर बेनिफिट्स के रूप में प्राप्त कर रहे हैं 1 से 5%। 95% आदमी को तो करना ही है कर्म। कर्म के प्रतिफल के रूप में जो अर्निंग प्राप्त होगी उससे अपना जीवन यापन करना है, बाजार से सामान खरीद के। अब ये जो संतुलन बिगड़ता है तो पूरी इनकी जिंदगी सड़क पे आ जाती है। नाली में गिरी हुई रोटी भी धो के वो खाएगा, फिर सड़े गले फेंके हुए इधर उधर सामान, क्यों परचेज तो कर ही नहीं सकते, तो फेंके हुए ढूंढना पड़ेगा।
वो सस्ता पड़ेगा। सस्ता का मतलब सामान ही मिल जाए सीधे। अगर सामान ही सीधे मिल जाए तो सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अब आपकी दरअसल साकलें, हथकड़ियां, बेड़ियां, गुलामी की जो प्रतीक थी वो अदृश्य हो गई। अदृश्य का मतलब है दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब ये मत समझना कि खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, अदृश्य हो गई। अदृश्य माने अब दृश्यमान नहीं है, बाकी हैं। तो सूक्ष्म रूप से कि हथकड़ियां, बेड़ियां लगी हुई हैं। अच्छा, दिखती थी तब आप कुछ आवाज भी उठा सकते थे, हल्का फुल्का हल्ला गुल्ला मचा सकते थे कि भाई काहे बांधे हो। आज जब ना दिख रही हो तो आवाज भी उठनी बंद हो जाती है, क्योंकि अब कुछ दिखे तब तो बोले। कोई प्रत्यक्ष रूप से डंडे बजा रहा हो तो समझ में आता है, लोग कहीं भी देखो ये मान रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से मार रहा हूं, स्टाइल दिया स्टाइल, तो उससे कैसे करोगे बचाओ? किसी भी तरफ से आके धन से दे देता है। तो अदृश्य जंजीरें आ गई, कूटनैतिक जंजीरें, जो प्रजा को फांस लिया जाता है। वे लोग जो 1 से 5% लोग आपके श्रम का शोषण करके अपना मस्ती से जीवन यापन करते हैं और पूरी अय्यासी और ठाट बाट से करते हैं, वे लोग आपके श्रम का शोषण का जो रेशियो है वो इसको बढ़ाते चले जाते हैं, इसको बढ़ाते चले जाते हैं। बाजार में वस्तुओं के उत्पादक या उसके मूल्य निर्धारक वे लोग स्वयं बन जाते हैं ड्यू टू मोनोपोली। मोनोपोली क्या है कि चंद लोगों के पास ही पूंजी है, वही लोग लगाएंगे, वही लोग अपना, बाकी सब लोग नौकरी डाट काम से आओ। तो जितने ज्यादा लोग नौकरी डाट काम में चले जाएंगे उतने ज्यादा लोग खतरे होंगे, उतना ज्यादा वहां पर मोनोपोली पैदा हो जाएगी। तुम भी नौकर के बजाय उत्पादक अगर हो, उद्यमी हो, तो तुम कुछ और, तुम उद्यम के मालिक नहीं रह जाते, तुम हो जाते हो गुलाम और मालिक कोई और रहता है। तो वो श्रम के रेशियो को गिराता चला जाता है, वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाता चला जाता है और श्रम के वैल्यू को, क्योंकि उसके दोनों के बीच का जो मार्जिन है वो प्रॉफिट कहलाता है। किसी ने उत्पादन किया मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का, सैलरी अगर हो और दूसरे खर्चों समेत मिला के मान लीजिए कि 50 करोड़ रुपए उसमें पूंजीगत खर्चा आया और बाकी 50 करोड़ रुपए उसने सैलरी में पे किया, तो उसके पास प्रॉफिट कितना होगा? 0। अब इस 0 को निपटाना है, 1% करना है, तो कैसे करोगे बताओ? दो चीजें थी, एक श्रमिक लगा था और एक माने पूंजी लगी थी और श्रम लगा था। दोनों का खर्चा आया 50-50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ का उत्पादन हुआ। अब माने हिसाब किताब साफ है, समझ गए? अब बीच में कोई तीसरा आदमी कूद जाए और कहे हमारा क्या, हालांकि उसका कोई रोल नहीं है उसमें, उत्पादन में कोई रोल नहीं, लेकिन कोई आया और उसने कहा कि श्रमिक के भी मालिक हम हैं और पूंजी के भी मालिक हम हैं,
तो वो मालिक की हैसियत से आ गए। श्रमिक स्वयं श्रम का मालिक नहीं रह गया, पूंजी स्वयं पूंजी की मालिक नहीं रह गई। तो तीसरा आदमी पैदा हो जाता है। अब ये जो 50-50 करोड़ रुपए दोनों में जाने वाले थे, तीसरे को प्रॉफिट चाहिए, तो कैसे करेगा? जो खर्चा पूंजीगत हुआ उसको तो हटा नहीं सकते, क्योंकि तो हो ही चुका है। एक ही चीज बची, श्रम पक्ष। तो जितने प्रतिशत श्रम की कटौती, श्रम के पारिश्रमिक के भुगतान की कटौती हो जाएगी, उतने प्रतिशत प्रॉफिट आएगा। समझ रहे हैं? बात साफ है। प्रॉफिट कितना होगा? जितने प्रतिशत श्रम पक्ष को पे किए जाने वाला जो वेतन है, वो जितने प्रतिशत गिरा दिया जाएगा, उतने प्रतिशत ही प्रॉफिट दिखेगा। अब मान लीजिए इसमें से केवल 10% कम किया जाए, तो 10% प्रॉफिट दिखाएगा और बाकी 90% पारिश्रमिक के खाते में चला जाएगा, श्रमिकों को पारिश्रमिक के वेतन के रूप। ठीक है। अगर उसने इसमें से और ज्यादा काट लिया 50%, तो 25 करोड़, 50 में से 25 करोड़ हट जाएंगे, 25 करोड़ श्रमिकों के खाते में जाएंगे। 25 करोड़ कहां जाएंगे? ये जो तीसरा आदमी कूद गया है बीच में, इसके खाते में जाएंगे। अब ये अकेले आदमी के पास 25 करोड़, और बाकी 25 करोड़ में से उसमें हजारों श्रमिक। अब इसी को थोड़ा और टाइट करो। टाइट कैसे होगा? कि श्रमिक लोग जितने साधन विहीन होंगे, उतना आप मोनोपोली बढ़ा लोगे, क्योंकि उद्यम दूसरे कोई खोल नहीं पाएंगे, और उतना ज्यादा आप प्रॉफिट रेशियो अपना बढ़ा सकते हो, क्योंकि श्रमिक सब लाइन पे लगा के वहीं खड़े होंगे, अपना उद्यम खोल ना पाएंगे, पूंजी है नहीं। तो आपके पास आएंगे और कहेंगे सेठ जी अपने मशीन पर हमको लगा लीजिए। क्यों? मशीन खरीदने की उनकी औकात पूंजी की नहीं है, खुद की। तो सेठ के पास गए, सेठ ने कहा कि ठीक है, आप जो है आइए, श्रम कीजिए, कोई न्यूनतम वेतन वो आपके लिए तय करेगा, जिसमें कि आप जिंदे रह जाएं और कल फिर आ जाएं। अब अगर उसको ये हो जाए कि मर भी जाओगे तो दूसरे श्रमिक मिल जाएंगे, तो वो यहां तक भी जा सकता है कि ठीक है तुम काम करो और मर जाओ, कल को दूसरा आ जाएगा। तो उनको भूखों मरने तक भी लेके जा सकता है मोनोपोलिस्टिक आदमी। मोनोपोली वाला जो ये बीच में घुसा हुआ मालिक है, ये कितने खतरे तक आपको लेके जा सकता है, सोच लीजिए। अब देखिए ये रेशियो कितना भी बढ़ाया जा सकता है। अब ये रेशियो जो है यहां तक बढ़ा के लोग चले गए हैं कि इनको 4 से 14% में कसे हुए हैं। अब बाकी सब वो मोनोपोली वाले के पास 4 से 14% में ये लोग जिंदे रह लेते हैं। थोड़ा चमड़ी और हड्डी के बीच में मांस की मात्रा कम होती चली जाती है, बाकी जिंदे रह लेते हैं। प्राकृतिक सांस लेके, प्राकृतिक पानी पी के, प्राकृतिक कुछ जड़ी बूटी में ढक से ढक पकड़ के खा के, मछली सचली पकड़ के खा के ड्यूटी चले जाते हैं। तो थोड़े से लगता है कि हृष्ट पुष्ट। फिर वो मछली घाट पर भी आके अपना सिक्का जमा लेता है कि इस घाट पर मछली नहीं पकड़ोगे। तो अब ये कहां जाना चाहिए? वो फंसते चले जाते हैं। ये जहां जहां से कुछ वस्तु सीधे प्राप्त कर सकता है, उन सब पर वो बेन लगाते चले जाते हैं, ताकि ये फंस के और इन्हीं के पास गिड़गिड़ाने के लिए पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो कि कटिया लगा के बैठ जाए और वहीं काम चला ले, ना आए।
तो नहीं आएगा तो भीड़ नहीं लगेगी नौकरों की भीड़ कम होगी तो बार्गेनिंग बढ़ जाएगी। वो कहेंगे हम 5,000 में काम नहीं करें, चले गए गुस्सा हो गए तो आपका काम ही नहीं होगा, तो फिर गिर जाना चले 5,000 पूरे, तो ये रेशियो उनका गिर जाएगा प्रॉफिट का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि दिक्कतें क्या हैं। यदि श्रमिकों का प्राप्त होने वाला भुगतान मार्केट में आने वाली वस्तुओं के प्राइस इंडेक्स के अनुकूल रहे तो कभी कोई चीज, कोई आर्थिक क्राइसिस ऐसी नहीं आई जैसी कि अभी श्रीलंका में आपने देखा। अब इसमें ये जो तीसरा पक्ष है ये कई प्रकार से आता है। ये एक सेठ के रूप में हो सकता है, ये एक राजनेता के रूप में हो सकता है, ये एक जमींदार के रूप में हो सकता है, ये मोहल्ले के दादा के रूप में हो सकता है, जो आपको लगातार मुर्गा बनाते रह सकता है। यदि आप इस पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि इस तीसरी वाली भूमिका में ऐसे कई प्रकार के लोग हो सकते हैं। सरकारें, एक सेठ तो चलो ठीक है, इसकी थ्योरी आप समझ गए कि वो प्रॉफिट रेशियो अपना निकालने के लिए क्या करेगा। सरकार के बिना ये संभव नहीं, क्योंकि सरकार ने अगर रेपो रेट हटा दिया तो पूंजी ही पूंजी। सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में आरबीआई की शाखा खोल दी तो सेठों का ये मकर जाल समाप्त हो जाएगा। तो सेठों को बनाए रखने के लिए, उनको जिंदा, उनकी बदमाशियों को, मोनोपोली को बनाए रखने के लिए सरकार का सहयोग चाहिए रहता है। तो सरकारें वहां पर मुद्रा को दुर्गम बना देती हैं, मुद्रा जारी ही नहीं करती जनता की कि इसको सीधे पूंजी मिल सके। जहां कहीं पूंजी मिले तो किसी ब्याज की शर्त पर मिले, चाहे ये जिस भी प्रकार से नगद प्राप्त करे। अपना मकान ही अगर ये, अपना मकान भी अगर ये रख के सिक्योरिटी के रूप में और उसके बदले भी प्राप्त करता है तो इसी का मकान ही वास्तव में लिक्विडाइज हुआ, लेकिन उस पर भी वो लोग ब्याज ले लिए, जबकि मकान का मालिक ये खुद है, इसकी ही लिक्विडिटी ये प्राप्त कर रहा है। इसके बावजूद कोई तीसरा आदमी वहां भी वसूली के लिए बैठा है। इसीलिए हमने कहा कि सेठ ही केवल वसूली वाला नहीं है, इसमें सरकारें भी हैं। आपके पूरे के पूरे परिश्रम को लूटने का चारों तरफ इंतजाम है, प्रबंधन है। आपके श्रम मूल्य को उसकी तुलना में, वस्तु के मूल्य के तुलना में लगातार वो गिराते चले जाते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा करते चले जाते हैं, दूरी पैदा करते चले जाते हैं, डिसबैलेंस करते चले जाते हैं। और ये जो डिसबैलेंसिंग है, असंतुलन है, ये इस क्राइसिस की ओर लेके जाती है। और कई तरीके हैं, जैसे कि एक सेठ ने, आपके पास उद्यम नहीं है तो सेठ की गिरफ्त में आ गए, वो जिस शर्त पर आपके श्रम मूल्य का भुगतान करेगा उस शर्त पर उसने 5,000 रुपए देना है। अब चाहे 5,000 रुपए का एक समोसा मिलने लगे बाजार में, तो वस्तु का मूल्य तो बढ़ा दिया गया, लेकिन उसकी तुलना में श्रम का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। ये 5,000 का 5,000 ही रहा और समोसा 5 रुपए से 5,000 पहुंच गया। तो बाजार में क्या हुआ, जब ये 5,000 रुपए लेके गए अपनी महीने भर की तनख्वाह और वहां केवल एक समोसा इसको मिला, तो ये चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। अब वहां पे अफरा तफरी मच गई,
भगदड़ मच गई। राष्ट्रपति भवन की ओर पूछ के क्या कर रहे हो। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा कि हो क्यों रहा। लोगों के सामने ये समस्या कैसे आ गई? समस्या कुछ नहीं आ गई। सेठों के साथ बढ़िया जो तालमेल बनाया गया, अब अगला नंबर भारत का भी है। अगर उससे सीख लेके जल्दी सेठों और सरकारों के बीच में साठ-गांठ खत्म नहीं होती, जल्दी से रेपो रेट समाप्त नहीं किया जाता, जल्दी से लिक्विडिटी का सहज सिद्धांत लागू नहीं किया जाता आम जनता के लिए, मौद्रिक पूंजी पर सभी व्यापारियों का स्वत्वाधिकार नहीं घोषित किया जाता, कृषि भूमि पर किसानों का स्वत्वाधिकार जब तक पूर्ण मिल्कियत नहीं घोषित की जाती, तब तक ये सब गुलाम बनते रहेंगे और गुलामों की संख्या बढ़ी चढ़ी रहेगी, नौकरों की संख्या बढ़ी चढ़ी रहेगी, दासों की संख्या बढ़ी चढ़ी रहेगी, स्लेव्स की संख्या बढ़ी चढ़ी रहेगी और उनका श्रम मूल्य गिरता रहेगा। जिस चीज की बाजार में पूर्ति बढ़ जाती है उसका मूल्य गिर जाता है। किसान के पास जब अपनी भूमि नहीं होगी तो बाजार में कहां खड़ा होगा बताइए? लेबर चौराहे पर। और कोई जगह है? औरतें कहां खड़ी होंगी? मीना बाजार पर। खरीदी और बिक्री शुरू हो जाएगी। वो अपना जिस्म भी ना, वेश्यावृत्ति भी ना कर पाएंगे। वो भी लाइसेंसिंग है कि सब लोग ना कर सकोगे, पैसा आता है उससे। मदिरा सब लोग ना बेच सकोगे, पैसा आता है। तो मदिरालय, वेश्यालय, क्रीड़ालय, फिल्मालय, जुआघर, कैसिनो, ये सब विलासिता के पैसा बटोरू पंचविलास है। इनकी लाइसेंसिंग प्रणाली बना दी जाती है और कहा जाता है सब फंस जाओ। इन्हीं से पैसा आता है। ये उनके अपने गिने चुने लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज कर दिए जाते हैं लाइसेंस। सारा पैसा उनके पास जाता है। आम जनता जैसे ही इस पैसे वाले धंधे में हाथ डालती है वो सीधे जेल है। आम जनता के पास अपना उद्यम करने का कोई रास्ता ही वो नहीं छोड़ते। समाज सेवी लोग इसीलिए समाज सेवियों को उपयोग करते हैं राजनेता लोग कि तुम रोक लगाओ इस पर, इससे पैसा आता है। अच्छा, उनके ठेके पे कोई समाज सेवी रोक नहीं लगाए। वो लाइसेंस वेश्यालय के चल रहे हैं उस पर वो कभी नहीं बोलता समाज सेवी। दूसरा कोई खोले तो झट समाज सेवी आ जाता है। क्यों? ये भी उनका एजेंट रहता है, उन्हीं के द्वारा दी गई फैसिलिटी का लाभ उठा रहा होता है। तो ये उन्हीं के पक्ष में ये कारनामे करता है। तुरंत वो बड़े बड़े ठेके खुले रहेंगे, उन पर वो काम नहीं करेगा। अगर किसी ने जरा सा अपने घर में कोई मदिरा बना के बेच दी तो सारे के सारे उसको रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। उसमें समाज सेवी, उसमें राजनेता, उसमें पुलिस, उसमें सेठ लोग, उनके गुंडे, सभी उसको रोकने के लिए। ना कोई अपने घर में वेश्यालय खोल सकता, ना कोई अपने घर में मदिरालय खोल सकता, ना जुआ घर खोल सकता, ना ये सब चल रहे हैं। ऐसा मत समझना कि कोई कानूनी रोक सबके लिए, नहीं नहीं, ये बड़े लोगों का माल, बड़े लोगों के हाल, ये सब उन्हीं का है कमाल। जनता में पैसे की शॉर्टेज होती ही चली जाएगी जब वो अपना कोई भी उद्यम न कर सकेगा। खुद उद्यम ना कर सकेगा तो लेबर चौराहे पे ही खड़ा होना पड़ेगा। खुद का अगर उसकी किसानी खेती खुद की नहीं है जमीन तो लेबर चौराहे पे खड़ा होना पड़ेगा। खुद की अगर दुकान नहीं है तो लेबर चौराहे पे खड़ा होना पड़ेगा। खुद का अगर फैक्ट्री नहीं है लेबर चौराहे पे खड़ा होना पड़ेगा। खुद का अगर कोई रिसोर्स नहीं है आपके पास तो यू विल हैव टू जॉइन द स्लेवरी, लेबर चौराहा। सीधे से सिद्धांत है, एंड दे आर पेड द मिनिमम वेजेस, मिनिमम सैलरीज
मैक्सिमम वो लोग 94% तक सारे उत्पादन का माल ले जा रहे हैं। ये न्यूनतम पर इनको लाके खड़ा कर दिया जाता है। अब न्यूनतम वेतन अगर मिला है और उधर से सामान जितना महंगा वो बना के बेचेगा उतना ज्यादा ही तो प्रॉफिट उसके पास जाएगा, तो वो बढ़ाते चला जाता, बढ़ाते चला जाता, बढ़ाते चला जाता, और इधर इनको घटाते चला जाता, घटाते चला जाता, घटाते चला जाता। और इसमें सब शामिल हैं, सेठ, राजनेता, जमींदार, गुंडे, इनका एक अद्भुत कॉम्बिनेशन, और समाज सेवी अर्थात पुरोहित लोग, इनके पादरी, इमाम, लामा और नौटंकी बाज, सब बड़े बड़े टीका टम्माधारी, ये सब क्या है? ये सब एकजुट है। एकजुट होकर के ये आपके पारिश्रमिक को मिनिमाइज लगातार करते रहने के सारे प्रबंधन करते हैं, और जैसे जैसे आपका गुलामों का पारिश्रमिक मिनिमाइज होगा वैसे वैसे उनके खाते मोटे होते चले जाते हैं। अब बात तब भी अगर जरा भी पेमेंट कुछ हो रहा है ठीक ठाक तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं, गुलामी करते रहिए। उतने पर भी उनको शांति नहीं मिलती, 96% मार के भी वो खुश नहीं रहते। वो कहते हैं कि ये जो इस साल काम करेगा इसके बदले में इसके ही मार्फत लोन ले लो। तो उसी प्रजा के मार्फत वो लोग लोन ले लेते हैं, उस लोन से आपका चुकवा देते हैं इस साल जो आप कमाएंगे उसका। फिर इतने से भी वो संतुष्ट नहीं होते तो आपके भविष्य के 5-10 साल तक का जो आप काम करेंगे उसका भी वो लोन ले लेते हैं। लोन ले लेकर के उसमें से चुकाए जाने की व्यवस्था कर दी जाती है, और जब ये 10 साल तक का आपका पूरा पारिश्रमिक पहले ही बेच चुके होते हैं, अपने गुलामों के पारिश्रमिक को पहले भी बेचा जाता है, बेचा जा सकता है। क्या भविष्य में जो काम करेंगे उसको भी कोई साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक का बेच सकता है। तो 10 साल तक जो काम करोगे तब भी रोटियां प्राप्त कर पाओगे भाई, जितने वर्ष का वो बेच देगा। आप बस काम करेंगे और वस्तुएं ना मिल पाएंगी तो पैसे का मूल्य इतना गिरा देंगे कि कुछ आपके पास गया भी है तो वो किसी काम का ना रहेगा। वस्तुएं दुर्गम बनी रहेंगी। वस्तुएं दुर्लभ बनी रहेंगी। आप बस काम करिए, वस्तु नहीं, खाना नहीं मिल पाएगा। सामने रखा हुआ बाजार में सजा हुआ खाना भी आपको भूखमरी की ही प्रेरणा देगा। लाभ टपका सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। श्रीलंका में वही स्थिति है। कचरे में छांटो वस्तु, क्यों? पारिश्रमिक कितना भविष्य तक का लूट लिया गया है। अब पड़ा हुआ खाना ढूंढो, जड़ें खोद के खा लो, पत्ता पहन लो। कैसे हुआ? आपके विगत, वर्तमान और भविष्य तक के श्रम का वो इन्वेस्टमेंट करके और सब अपने अपने खातों में जमा कर चुके हैं। ये है उसका मतलब। केवल वर्तमान का ही खा जाएंगे ऐसा नहीं है, भविष्य तक का खा जाते हैं तो आपको वर्तमान में अब मेहनत करके भी आपको खाना नहीं मिलेगा। ये अर्थ हुआ क्योंकि वो पहले ही आपके श्रम को बेच चुके हैं। ये बातें थोड़ी सी अति बौद्धिक है। कितने लोग आप लोग समझ पाएंगे कहना कठिन है। क्यों? भारत का IQ स्तर अभी बहुत डाउन है। इन विचारों की किस्मत ही गुलामी। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना सा विद्यायादि मुक्त है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, विद्या के बिना मुक्ति नहीं मिलती। अगर तुम अधिक प्रबुद्ध नहीं हो तो गुलामी तुम्हारी किस्मत है।
तुमको छुड़ाने वाला स्पार्टाकस बन जाएगा। तुम मूर्खता बस उसी की खिलाफत करोगे जो स्पार्टाकस तुमको बचा रहा होगा। इसलिए तुमको प्रत्यक्ष रूप से बचाने दौड़ना भी ठीक नहीं। श्रीलंका हम तो कह रहे हैं हमारी बात मान जाए, एक दिन में हम उसे रेस्टेट कर देंगे, बट दे विल नॉट, दे विल नेवर बिलीव मी, बिकॉज उन लोगों ने उनके मनों तक को गुलाम बना लिया, उनके संसाधनों को ही नहीं, उनके शरीरों को ही नहीं, उनके मानसिक सामर्थ्य तक को गुलाम बना लिया, उनके संस्कारों तक को उन्होंने होल्ड कर लिया है मनोवैज्ञानिक उपायों और उपचारों द्वारा। बहुत बुरी तरह उनको फांस लिया जाता है। आज सुबह ही हम आप सबसे एक चर्चा में कह रहे हैं कि पहले वे तुम्हारे पैसे को होल्ड करेंगे, गुलामों के मालिक लोग पहले अपने गुलामों के पैसे को होल्ड करेंगे। उनकी संख्या पूरे देश में 1 से 5% होती है और बाकी सब गुलाम होते हैं। पहले वो तुम्हारे पूरे पैसे पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, फिर वो समाज अथवा राष्ट्र में उपलब्ध हथियारों पर अपना वर्चस्व बनाते हैं उस पैसे के द्वारा। जब हथियारों को वर्चस्व बना चुके होते हैं तब आपके हाथों को भी वो गुलाम बना लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और आपके हाथों में उन हथियारों तक को थमा देते हैं और आपके लोगों को आपके हाथों से ही लुटवा करके और अपने पास जमा करवाते हैं और आप शौक से इस काम को करते हैं। जैसे अंग्रेज लोग आए, आपके हाथों में उन्होंने हथियार थमा दिया, आपके सभी खजानों को पहले लूट के कब्जा किया, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, मुगल आए, सबने ये किया। शक आए, हुण आए, उन्होंने पहले आपके खजानों को लूटा। हर गौरी गजनी ने आपके खजाने को पहले लूटा, फिर और यहां के भी लोकल राजाओं ने पहले आपके खजाने को लूटा, कि धन को लूटा। और इसीलिए सारा धन राजमहलों और मंदिरों में अभी तक पाया जाता है दबा छिपा। वो लुटेरे इन्हीं जगहों पे बैठे रहते हैं, दूसरे कोई लुटेरे आते हैं तो इन छोटे लुटेरों को अगर बड़ा कोई लुटेरा है तो इनको लूट लेता है। तो वे आपके धन पर पहले अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, फिर इसके पश्चात हथियारों का जखीरा जो जहां कहीं होता है उस पर वर्चस्व स्थापित करते हैं, फिर आपके हाथों पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, हथकड़ियां लगा देते हैं, फिर इसके पश्चात अंतिम रूप से आपके पैरों में बेड़ियां लगा देते हैं और आप कहीं भाग नहीं पाते। चौथे नंबर पर वो आपको पूरी तरह से पराभूत कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, परास्त कर देते हैं और आप पराजित भाव से उनके विजित गुलाम उनके द्वारा जीते गए। ये लाखों वर्षों से यही आपका इतिहास है। दास्ता गुलामी नौकरी सेवकी, दास्ता गुलामी नौकरी सेवकी, दास्ता गुलामी, इसी पर आप टिके। अंतिम रूप से जब वो शोषक यहां तक पहुंच जाता है तो बाजार में सामान रहेगा लेकिन आपको दुर्गम, दुर्लभ, आपके लिए वो दुर्गम है, वहां चढ़ ना सकोगे, पहुंच ना सकोगे, वहां तक दुर्लभ है, उसे उठा ना सकोगे, उसे प्राप्त न कर सकोगे। बाजार में मिठाइयां होंगी, तुम उसे ग्रहण न कर सकोगे। बाजार में समोसे रखे दिख जाएंगे लेकिन तुम उसे खा ना सकोगे, यहां तक तो श्रीलंका हो जाओगे। हो चुका वैसा। इसलिए फिर प्रजा तब भी नहीं चेतती प्रजा। हम तो 32 साल से काम कर रहे हैं, क्या श्रीलंका को पता नहीं? हमने तो सभी देशों को प्राय भेजा है,
यथासंभव जिनको भी भेजा जा सकता था। सभी देशों को भेजा, सभी लोगों को भेजा और सामाजिक संस्थाओं को भेजा, राजनीतिक संस्थाओं को भेजा, संगठनों को भेजा, तमाम महत्वपूर्ण लोगों को, सभी प्रशासनिक और राजनीतिक या शासकीय लोगों को भेजा। कोर्ट में भी कुछ चीजें लिखी गई, लेकिन वो सब एक ही हैं, उनका एक ही मामला है, सारे के सारे वो एक हैं। चाहे कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो, चाहे वो प्रशासन हो, विधायन हो, मंत्रित्व हो, सब वो एक ही है। आपका पुरोहित हो, आपका पड़ोसी हो, जो भी दबंग है वो सब इकट्ठे हैं और दब्बू सब बिखरे हुए रहते हैं। इनका बिखरना ही इनकी कमजोरी है। ये एकजुट हो भी नहीं सकते क्योंकि इनको इतना ज्ञान, दार्शनिक शिक्षा नहीं दी है। दर्शन शिक्षा अगर दे दी जाए तो आप सब इकट्ठे हो जाएंगे। विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का बोध आपको दर्शन ही देता है, लेकिन उसे नहीं पढ़ाया जाता। न साधु प्रवचन देता, साधु कहेगा ध्यान करो, साधु कहेगा आसन मानो, ऐसे कर लो, बैठ आंख बंद करके स्वयं में डूबो ताकि तुम टूट जाओ दूसरों से और तुमको गुलाम बनाया जा सके। हम कहते हैं कि दूसरे से जुड़ो। सनातन धर्म में मैत्री संस्थापको यश्च विश्व शांति विधायक, विश्व न्याय विधायक, सनातनाय धर्माय तस्मै नित्यं नमो नमः। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्योधारिता। जो तुम्हारा अपने लिए दुखद है तुम्हारे लिए, वो दूसरे के साथ में मत करो। जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा अपने पड़ोसी के लिए चाहो। एक परमात्मा, दूसरा पड़ोसी, एक सिद्धांत, दूसरा व्यवहार, एक सत्यनिष्ठा, दूसरा सत्यानुशासन। ये तुमको स्वीकार हो जाए। रिलीजन इज रिलीजन। जो मैं है वही तू है, तो मैं और तू के बीच में एक अदृश्य संबंध है जिसे दर्शन दिखा देता है। तो दार्शनिक ज्ञान आपको इस स्तर पर पहुंचा देता है जहां तुम मैं को तू से भिन्न नहीं मान पाते, भिन्न नहीं देख पाते, अभिन्न देखते हो, जुड़ा हुआ देखते हो, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का भाव पैदा कर लेते हो। तो ये सारी लड़ाइयां दूर हो जाती हैं। तो मैं और तू का संघर्ष टूटा तो मालिक और गुलाम का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। फिर जो सबल है वो तुम्हारा संरक्षक होगा, शोषक नहीं। शोषक और शोषित के जो रूप में सामाजिक व्यवस्था चल रही है, बड़ी भयावह। इससे बचो। सम्यक ने ठीक प्रश्न उठाया, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और ये सही बात कितनों की समझ में आएगी, न श्रीलंका वालों की, न भारत वालों की। तो इसलिए इसे चुपचाप करने की ही जरूरत है, ज्यादा कहने की भी जरूरत नहीं है। कहा थोड़ा सा इसलिए जाता है कि कुछ दिन में थोड़ी बहुत बुद्धि है वो कैलकुलेट करके देखने, समझने की कोशिश करें, और जब किया जाए तो पूरी उनको थोड़ा जल्दी पकड़ में आ जाएगा कि हाँ ऐसी बात भी होती थी। इसलिए इसकी चर्चा भी जरूरी हो जाती है। इसीलिए हमने इस प्रश्न का जवाब भी दिया। एक गंभीर परिस्थिति है मालिक और गुलाम होना। मॉनेटरी क्राइसिस दुनिया में हो ही नहीं सकती यदि मालिक और गुलाम ना हो। एक क्राइसिस बताती है कि 1% मालिकों ने 99% तक को गुलाम बना लिया है और उनके भविष्य तक के श्रम को लूट करके अपने खातों में जमा कर लिया है। अब वो श्रम कर भी रहे हैं तो भी बाजार से फल नहीं मिल रहा है।
श्रम करते हैं, फिर भी चाय समोसा उनको दुर्लभ है। अब देखिए, श्रम करके भी चाय समोसा नहीं खा पा रहे हो, अब फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि को किस तरह से मरोड़ के रख दिया जाता है। अब तुम्हारी बेईमानी भी इसमें कारण हो सकती है कि सत्यनिष्ठा 2 + 2 = 4 तुमने नहीं सीखा, उसी का फल भुगत। चा को प्रभु दारुण भुगते हैं ताकि मति पहले न सके। तुम्हारी बुद्धि इस कदर भ्रष्ट हो जाती है कि तुम समझ नहीं पाते हो कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। भैंस समझ नहीं पाती कि उसको कौन डंडा बजा रहा है, क्यों बजा रहा है। धूप में बांध रखा है और डंडे बजा रहा है, दूध भी निकाल रहा है, मस्ती भी काट रहा है, चारा भी नहीं दे रहा है, यहाँ वहां अड़ोसी पड़ोसी का खेत भी चरवा रहा है भैंस वाला। और भैंस नहीं समझ पा रही उसका क्या हाल किया है। जाको प्रभु दारुण दुख ही ताकि मति पहले हर ले ही। तो परमात्मा तुम्हारी मति को इस तरह से जो हरण कर लेता है, तो इसका मतलब है तुमने परमात्मा यानी सत्य की उपासना नहीं की। तुम्हारा 2 + 2 = 4 नहीं हो रहा है, तुम बेईमान हो गए होगे। सत्यनिष्ठा चूकी तो सत्यानुशासन चूका, और दोनों चूके तो सत्यानुशासन ही तो धर्म था। अधर्मी हो गए, अधर्मी हो गए हो तो गलत रास्ते पर चले गए हो। अब तुमको गुलाम बनाया जाएगा। प्रकृति तुमको गुलाम बनाने वाले तैयार करेगी, और तुमको वो लोग गुलाम बनाएंगे। तुम परिश्रम भी करोगे तो भी तुमको रोटी नहीं मिलेगी। दैट इज कॉल्ड श्रीलंकन मॉनेटरी क्राइसिस। अगर संक्षेप में कहें तो ये हुआ, तुम्हारी बेईमानी ही तुम्हारे। आज भी तुम अस्तोमा सद्गमय बोल दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। भारतवासियों को ही नहीं, श्रीलंका वासियों को, पाकिस्तान में भी मॉनेटरी क्राइसिस, अफगानिस्तान में भी गरीबी, बांग्लादेश में एवरीवेयर दिस इज गोइंग टू बी हैपेंड। और काफी कुछ चल भी रही है। जब बहुत भयावह हो जाती है कि सारा दिन श्रम करके भी एक ब्रेड का टुकड़ा ना मिलता, तब जाके तुम चिल्ला चोट मचाते हो। ये क्रिया तो उसके पहले भी मिल रही, क्योंकि एक ब्रेड, दिन भर का श्रम, एक ब्रेड मिल जाए तो क्या तुम पागल हो गया। तुम सैकड़ों ब्रेड बना सकते हो एक दिन में, लेकिन तुम एक ब्रेड के पैकेट पर भी खड़े कर दिए जाते हो, तब भी तुम संतुष्ट रहते हो कि ठीक तो है, ब्रेड तो मिला। अब प्रार्थना वो तुमको सिखाते हैं कि हे ईश्वर, या अल्लाह, हे परमेश्वर, हमें आज की रोटी अदा फरमा, जिंदगी अदा फरमा नहीं। और जिंदगी में दूसरी भी तो कई चीजें, क्यों रोटी है, पिक्चर भी तो देखना है तुमको, केवल रोटी तो स्वीट डिश में खाओगे। अरे कंफर्ट बिस्कुट, चाय, समोसा भी है कि रोटी केवल फाइनल है। तुमको इतनी न्यूनतम रिक्वायरमेंट पर कर दिया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम उनको शोषित करना है। तुम्हारे परिश्रम को मैक्सिमम वो ले जाएंगे, इसलिए तुमको केवल रोटी पर, बस रोटी मिल तो गई है, क्या हो, क्यों बोल रहे हो। गाड द ब्रेड, अल्लाह खुश है तुमसे। उनसे कहा जाए कि तुम भी फिर ये रोटी ले लो, बाकी सब हमको दे दो, जितना सामग्री रखी हो। घोड़ा, हाथी, बड़े बड़े सब ताम झाम, हवाई जहाज, मस्ती काट रहे हो, और हमको अल्लाह की रोटी अदा करवा रहे। मौलवियों, पादरियों, पुरोहितों, मठाधीशों, लामाओं, मुनियों, करके रहो। सत्यनिष्ठा की जगह अल्लाह निष्ठा, खुदा निष्ठा, राम निष्ठा, कबीर निष्ठा, नानक निष्ठा, इसमें जुटा दिया। सत्यनिष्ठ नहीं बनाए। वो लोग लाख चिल्लाते रहे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते हैं, राम नाम बोलने के लिए नहीं कहा, सत्य बोलने के लिए कहा। तो ये मरने के बाद कहते हैं सत्य बोल, जिंदगी में कहते हैं जय श्री राम, जय श्री सत्य नहीं बोलते, कहने चालाक, उसका प्रचार ही नहीं करते। और धर्म में दूसरा सत्य समान आगम निगम पुराण में, जब धर्म ये था तो दूसरा कहां से लिया। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं। सत्य ही है कि 2 + 2 = 4 होता है। 3 5 मत करो लेन देन में, 3 5 नहीं, 2 में जोड़ 4 ही किया करो हमेशा। हिसाब किताब साफ रखो, टंच रखो, मतलब ये किसी के साथ बेईमानी, धोखाधड़ी मत करो, उसका श्रम मत लूटो।
तुम भी श्रम करके ही खाना सीखो, कर्म करो जितना उतना ही फल चाहो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि दूसरे का दूध लोगे ज्यादा के चक्कर में। इसलिए 3-5 ठीक नहीं। 2 + 2 = 4 always. Truth is required to be worshipped. सत्य उपासनी, सत्य की पूजा करो। अल्लाह, खुदा, यहोवा, राम, नानक, कबीर, ओशो, अगर बैताल, किसी का पूजा से तुम्हारा जीवन न चलेगा। सत्य को पूजो, सत्य को उपासो। सत्य ये है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस जगत में मैं और तू 2 प्रकार का नहीं है, दोनों एक ही सत्ताएं हैं। तो ये पारस्परिक मैं तू के बीच में मालिक और गुलाम नहीं, बल्कि भाईचारा लाओ। भाई भाई, भाई बहन जैसे रिश्ते पैदा करो। सबके साथ तो मित्रवत व्यवहार सीखो, शत्रुवत नहीं। तो मालिक नौकर टूटेगा, शोषक शोषित टूटेगा। सीधा सीधा पोषक पोषित आ जाएगा, तब दुनिया में मजा आएगा। अभी हम लोग देखो इसी प्रकार का ये सब बसाते रहते हैं, कहते हैं इसी प्रकार का देवनगर न्यायनगर बसाओ, जहाँ सबके सुरक्षित रहें। कितना सुंदर होगा जगत। आप सभी इस दुनिया में न्याय और प्रेमपूर्वक जीवन जीने के लिए सादर आमंत्रित हैं, जहाँ इस प्रकार की मॉनेटरी क्राइसिस नहीं होती। सभी को धन्यवाद। आज का समय हो गया है। पुनः अगले रविवार को 8 बजे हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अगले रविवार सभी लोग निश्चित रूप से ठीक 8 बजे उपस्थित हो जाएगा। धन्यवाद।